अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो इसे मैं ही सही करूँगी। और ये सोचते हुए महिमा दृढ़ता के साथ अपने मन को मजबूत करते हुए दुकान की तरफ बढ़ चली। इत्तेफाक से जब वो दुकान पर पहुंची, नितिन उस समय वहां अकेला था। नितिन को वहां देखकर महिमा को थोड़ा गुस्सा भी आया, फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली, नितिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक महिमा को अपने सामने देखकर नितिन घबरा गया। फिर खुद को संभालता हुआ बोला, क्या कर रहा हूँ मतलब? अरे भाई, दुकान है तो दुकान का काम देख रहा हूँ। ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नितिन, मेरी बातों को सवालों में ना बदलो। तुम अच्छे से जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, और मुझे आज मेरे सवालों का जवाब चाहिए। कौन से सवाल महिमा? मैं नहीं जानता तुम किन सवालों की बात कर रही हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे, अनु से और हमारे सवालों से भाग रहे हो। आखिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम अनु से इतना दूर क्यों भाग रहे हो। नितिन, वो तुम्हारी पत्नी है। पहले तो तुम उससे बहुत बातें करते थे, और शादी के बाद उससे ये दूरी क्यों? आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें अनु से बात करने में भी परेशानी हो रही है? पहले तो शादी के तुरंत बाद उसे छोड़कर गांव चले गए, और अब 3 दिन बाद आए हो तो उससे 10 मिनट भी ढंग से बात भी नहीं की और दुकान चले आए। आखिर क्यों नितिन, ये दूरी क्यों? क्यों भाग रहे हो तुम उससे? हाँ, भाग रहा हूँ, मैं अनु से दूर भाग रहा हूँ, और इसका कारण तुम हो। मैं? महिमा आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ महिमा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे रहते मैं किसी का नहीं हो सकता। किसी का नहीं नितिन, यहाँ बात अनु की हो रही है। अनु अब तुम्हारी पत्नी है, और अब तुम पर उसका पूरा हक है। मैं जानता हूँ महिमा, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊँ? मैं जब भी उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा याद आ जाता है। कोई दीवार हम दोनों के बीच में खड़ी हो जाती है। कोई दीवार नहीं, साफ साफ कहो नितिन कि वो दीवार मैं हूँ, है ना? और अगर ऐसा है तो अब मुझे यह दीवार गिरानी ही पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहती हो महिमा? नितिन ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। उसके चेहरे पर अजीब भाव था। उसका चेहरा देखकर ना जाने क्यों वो मन ही मन डर सा गया। ये क्या करने वाली है? लेकिन अभी वो उससे कुछ पूछ पाता, इसके पहले ही शेखर बाबू दुकान में आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने दुकान में प्रवेश करते महिमा की तरफ देखा और कहा, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, मैं नितिन को बुलाने आई थी। माँ और बुआ नाराज़ हो रही थी कि ये इतनी दूर से आया और आते ही काम पर चला आया। खाना भी नहीं खाया इसने। वही तो, यही बात तो मैंने इसे समझाई तो मुझसे कहने लगा कि कोई बात नहीं अंकल। मैंने सही कहा, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चला आया। नितिन बीच में बात काट कर बोला, नहीं बेटा, अब नहीं। महिमा की बात सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो, लेकिन अब तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी वजह से मुझे भी 4 बातें सुननी पड़ जाएंगी। लेकिन अंकल, दुकान का काम और ये हिसाब किताब कैसे हो पाएगा? वो मैं कर लूँगी। महिमा ने उसके हाथ से हिसाब किताब की कॉपी लेते हुए कहा, तुम अभी घर जाओ। नितिन ने एक बार महिमा की तरफ देखा और मन महसूस कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद महिमा चुपचाप वहीं बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसे मगन देखकर शेखर बाबू ने उससे पूछा, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ परेशान हो क्या? वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी, तुमने आगे क्या करने की सोची है? महिमा ने एक बार अपने पिता की तरफ देखा और अचानक ही एक नया विचार उसके दिल में आया, और वो मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं पापा जी, कुछ सोच नहीं रही, बस आपसे एक बात की इजाज़त लेने आई हूँ। अगर आप तैयार हों तो। इजाज़त? किस बात की इजाज़त बेटा? साफ साफ बताओ, शेखर बाबू ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। पापा जी, मेरी सहेलियाँ आगे पढ़ने के लिए लखनऊ जा रही हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दें तो। अरे ये तो खुशी की बात है। अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, शेखर बाबू ने खुश होते हुए कहा। महिमा, महिमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लखनऊ जा रही हो आगे की पढ़ाई करने? नितिन ने तेज़ी से उसके कमरे में आते हुए कहा। महिमा उस समय ब्रीफ केस में अपने कपड़े रख रही थी। उसने बिना नितिन की तरफ देखे ही कहा, हाँ। हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हें लखनऊ जाने की क्या ज़रूरत है? तुम अपनी पढ़ाई यहाँ से भी तो कर सकती हो। नितिन के ऐसा कहने पर महिमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, यहाँ से नहीं कर सकती। क्यों? क्या कारण मैं जान सकता हूँ? नितिन, कारण तुम्हें पता है। एक तो मेरा यहाँ कॉलेज बहुत दूर है, और दूसरी बात कि अब इतनी दूर मैं अकेले कैसे जाऊँगी? अकेले? अकेले क्यों? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले भी तो मैं ही तुम्हें कॉलेज ले जाता था और लेकर आता था। नहीं नितिन, पहले और अब में अंतर है। पहले हम दोनों को कॉलेज जाना होता था, इसलिए हम साथ में जाते थे, लेकिन अब मुझे अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। तुम तो व्यापार में अपना ध्यान रखोगे, फिर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम मेरी वजह से काम पर ध्यान न दो। महिमा, तुम मेरे लिए बोझ नहीं हो, हम अच्छे दोस्त हैं, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो।
ऐसा कहकर मुझे अपमानित मत करो, मैं काम के साथ साथ तुम्हें समय से कॉलेज पहुंचा दूंगा। मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मुझे है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा काम प्रभावित हो। और फिर तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां हैं, अब तुम पहले की तरह नहीं हो। अनु की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है, तो तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे दूर भाग रही हो। नहीं नितिन, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रही, मैं तुम्हें और अनु को नज़दीक लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। जिस बात का प्रयास अभी तक तुमने नहीं किया है, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे अनदेखा नहीं कर रहा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे और अनु के बीच की दूरी की वजह तुम हो? क्योंकि मैं हूँ नितिन। मुझे अच्छे से पता है कि जब तक मैं यहाँ रहूँगी तुम अनु को दिल से अपना नहीं पाओगे, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित है। पर तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा? मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि तुम दोनों के बारे में सोचना है नितिन। तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाते हो कि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे सिर पर अनु की भी जिम्मेदारी है और तुम इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। महिमा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे कहने पर मैंने अनु से शादी की। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने दिल की आवाज़ को ना सुनते हुए सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए खुद को इस विवाह बंधन में बांध लिया। मुझे थोड़ा वक्त तो दो इस स्थिति के अनुसार खुद को सामंजस्य बिठाने के लिए। वक्त ही तो देने जा रही हूँ नितिन। मुझे पता है जब तक मैं यहाँ रहूँगी तुम्हारे और अनु के बीच की दूरियाँ कम नहीं होंगी, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अब तुम्हें पूरा मौका मिलेगा अनु को समझने का और उससे प्यार करने का। जब तक मैं यहाँ रहूँगी तुम अनु को कभी समझने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन महिमा, क्या तुम मुझसे दूर जाकर रह पाओगी? क्या तुम मेरे बिना रह लोगी? बिल्कुल। और अब हमें दूर रहने की आदत डालनी ही चाहिए नितिन, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारा मेरी तरफ झुकाव अपनी पत्नी के प्रति नाइंसाफ़ी है। कोई भी पत्नी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका पति उसकी तरफ ध्यान न दे। नितिन, अनु तुम्हें दिल से चाहती है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। एक बार उसे दिल से अपना कर देखो, वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी और तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बहुत ही गहरा और सच्चा प्यार देखा है। बस एक बार तुम आगे बढ़कर उसके दिल में अपनी जगह देखने की कोशिश करो, तुम्हें उसके प्यार की गहराई महसूस होगी। मैं जानता हूँ महिमा, मैंने अनु के प्यार की गहराई को महसूस किया है। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे दिल से अपना लूँगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी हो। मुझे तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानती हूँ नितिन, तुम्हें कुछ दिन सूना सूना लगेगा, लेकिन जब तुम अनु के प्यार में खो जाओगे तो तुम्हें फिर से अच्छा लगने लगेगा। नितिन, दोस्ती के रिश्ते से कहीं ज़्यादा गहरा प्रेम का रिश्ता होता है। और अनु तुम्हें प्यार करती है। हमारा प्यार, क्या हमारे बीच प्यार नहीं था? नहीं नितिन, हमारा प्यार अतीत की कहानी बन चुका है। अनु तुम्हारा वर्तमान है और ज़िंदगी वर्तमान में ही जी जाती है, अतीत की कहानियों में नहीं। हो सके तो मुझे भूल जाओ और वर्तमान में जीने की कोशिश करो। ये कहती हुई महिमा ने अपनी अटैची बंद की और उसे उठाकर दरवाजे तक आई। नितिन ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। महिमा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे कमज़ोर मत बनाओ नितिन। अगर एक बार मेरे कदम रुक गए तो फिर हम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने दो और अनु के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो जिसमें मेरा कोई वजूद ना हो। नितिन उसके सामने से हटता हुआ बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम एक बात याद रखना, नितिन की ज़िंदगी से महिमा का वजूद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। अनु मेरी पत्नी है और मैं उसे उसका अधिकार अवश्य दूंगा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की ज्योत हमेशा जलती रहेगी। नहीं नितिन, ये अनु के साथ अन्याय है। सिर्फ अनु के साथ नहीं, ये मेरे साथ भी तुम्हारा अन्याय है। इस मेरे प्यार की ज्योत को बुझाकर अनु के पवित्र प्रेम को धारण करो और उसे दिल से अपनाओ। मैं तुमसे यही उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे इस फैसले से हमेशा खुश रहोगे। और ये कहते हुए महिमा दरवाजे से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। अचानक उसने मुड़कर पीछे नितिन की तरफ देखा और बोली, शादी मुबारक हो नितिन। महिमा जाकर ऑटो में बैठ गई। उसके पीछे पीछे घर के सभी लोग दरवाजे तक उसे विदा करने आए। वो मुस्कुराती हुई, हाथ हिलाती हुई, सबको बाय करती हुई चली गई। उसके माता पिता, जहाँ पहली बार उसके अकेले जाने की वजह से चिंतित दिखाई दे रहे थे और वे बार बार महिमा को अनेक तरह की बातें समझा रहे थे, उसे वहाँ कैसे जाना है, किसके पास रुकना है, और बार बार उसे पत्र लिखने की ताकीद कर रहे थे। वहीं नितिन उसके चले जाने से दुखी था, लेकिन नितिन अपना दुख किसी पर जाहिर नहीं कर रहा था, या यूँ कहें जाहिर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब वक्त बदल गया था। विवाह के बाद से महिमा और नितिन के रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। अब महिमा के लिए नितिन का दुखी होना लोगों के मन में शंका को जन्म दे सकता था। दुखी तो महिमा भी थी, लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को छुपा लिया था।
महिमा के जाने के बाद जैसे घर में खामोशी छा गई। एक महिमा ही थी जो पूरे घर में हंगामा किए फिरती थी और हर किसी का ख्याल रखती थी। लेकिन आज उसके जाने के बाद जैसे लगता था घर शांत हो गया हो। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है और ना कभी रुकेगा। महिमा के जाने से जहाँ एक और सब दुखी थे, वहीं अनु के सिर पर सारी जिम्मेदारी भी आ गई थी। हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी की देखभाल करना अब उसकी जिम्मेदारी हो गई थी और अनु अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी। सबके साथ साथ अपने पति नितिन के प्रति भी वह अपनी जिम्मेदारियों को इतने बेहतरीन तरीके से निभा रही थी कि कुछ ही दिनों में नितिन के दिल में अनु ने अपनी जगह बना ली। महिमा भी तो यही चाहती थी कि नितिन अनु के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे। ये सच था कि नितिन महिमा को कभी भूल नहीं पाया, लेकिन जब से अनु उसके जीवन में आई, उसने उसके प्रति कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया और अपने पति होने के धर्म को निभाता रहा। उसने कभी भी अनु को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसके दिल में कभी महिमा के लिए भी प्यार था। वक्त अपनी गति से चलता रहा, सब कुछ सही चल रहा था, व्यापार भी, घर बार भी। अब शेखर बाबू भी खुश थे क्योंकि उनकी बहन अपनी बेटी का घर बस जाने पर खुश थी और अपनी बहन की खुशी देखकर वो भी खुश रहने लगे थे। उनकी बहन की ज़िंदगी में आए हुए दुख को उनके दामाद नितिन ने अपने प्यार से भर दिया था। वो दिन भर नितिन का ही गुणगान करती रहती थी और बार बार उसकी भलाई लेती। जो ईश्वर की कृपा से उन्हें इतना सच्चा और नेकदिल दामाद प्राप्त हुआ था। नितिन ने भी अपने बेटे होने के फ़र्ज़ में कभी कोई कमी नहीं की। वो अपनी सास का भी ख्याल रखता, अपनी पत्नी का भी और महिमा के माता पिता का भी। शेखर बाबू पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे। उन्हें बस महिमा के विवाह की ही चिंता थी, वो भी उतनी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस तरह ईश्वर ने अनु का घर बसा दिया है, उसी तरह उसने महिमा के लिए भी कोई ना कोई वर खोज रखा होगा। उचित वक्त और अवसर आने पर उनके समक्ष खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन कौन जानता है, महिमा की शादी से पहले इस घर में एक दूसरी बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। उस दिन नितिन के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब अनु ने उसे अपने मां बनने की सूचना दी। नितिन तो आश्चर्यचकित होकर बस उसे देखता ही रह गया। फिर उसने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। जब इस बात का पता अनु की माँ और बुआ को हुआ, तब तो घर में दुगनी खुशी का माहौल हो गया। अब अनु का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखती महिमा को भी इस खुशी की जानकारी पत्र के माध्यम से दे दी गई थी। महिमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द आकर अनु से मिले, लेकिन उसकी परीक्षा का समय भी आ चुका था, इसलिए वो आ नहीं सकती थी। वो बस उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब नन्हे मेहमान के कदम इस घर में पड़ेंगे और वो उसे देखने आएगी। जब अनु को इस बात का पता चला तो उसने पत्र के माध्यम से ही शिकायत की और बोली, अब ऐसा भी क्या है कि तुम मुझे बीच में देखने नहीं आ सकती? क्या तेरा मुझे देखने का, मेरा ख्याल रखने का मन नहीं करता? बिल्कुल करता है मेरी जान, लेकिन जब तेरा ख्याल रखने वाला तेरे पास ही है तो मैं आकर क्या करूँगी? हाँ, अगर वो तेरा ख्याल नहीं रखता है तो बोल, तब बेशक उसे डांटने के लिए मैं आ सकती हूँ। महिमा के इस पत्र को पढ़कर अनु कितनी देर तक हंसती ही रही, जबकि नितिन को ये बात बेचैन कर गई। न जाने क्यों उसे बार बार ऐसा लगता था कि महिमा उसकी वजह से घर छोड़कर गई है। एक बार जब बीच में महिमा होली में घर आई थी तो नितिन ने उससे कहा भी था कि महिमा, अब तो मैं अपनी गृहस्थी में रंग गया हूँ, अब तो तुम वापस आ जाओ अपने घर, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में। लेकिन महिमा ने यह कहकर आने से मना कर दिया कि नहीं नितिन, अब नहीं, अब मैं वापस आकर फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं लाना चाहती। अब जैसे तुम दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही है वैसे ही चलती रहे, बस यही मेरी कामना है। लेकिन जब से महिमा ने सुना था कि अनु माँ बनने वाली है, वो उसके पास आने के लिए बेचैन थी और एक एक दिन अपनी उंगली पर गिनती जा रही थी। उसकी परीक्षाएं समाप्त होने का दिन लगभग वही था जब अनु की डिलीवरी का था और खुश भी थी कि वह निश्चिंत होकर अनु से मिलने जा पाएगी। महिमा जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में पैक कर रही थी। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। पिछले 2 दिनों से उसका यही काम था। दिन भर मार्केट जाती और शाम को सामान पैक करना शुरू कर देती। नए आने वाले मेहमान के स्वागत के लिए उसने ना जाने कितने ही खिलौने और कितने कपड़े ले रखे थे। वो बार बार हर सामान को उठाकर देखती, उसे सीने से लगाती और फिर प्रेम से सहेज कर अपने बैग में रख लेती। सारा सामान रखने के बाद एक बार उसने पूरे कमरे की तरफ नज़र दौड़ाई, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। लेकिन नहीं छूटने का तो सवाल ही नहीं था। हर सामान को उसने याद से रख लिया था। लेकिन हाँ, सामान रखने के चक्कर में पूरा कमरा ज़रूर कबाड़ बन चुका था। ये क्या है दीदी? अचानक उसके कमरे में आती हुई नेहा बोली। नेहा महिमा की जूनियर और उसकी रूम पार्टनर थी। आपने कमरे का ये क्या हाल बना रखा है? नेहा की बात से महिमा का ध्यान कमरे की तरफ गया। वास्तव में पूरा कमरा कबाड़ हो चुका था। जगह जगह गिफ्ट रैपर गिरे पड़े थे, कहीं उसके खुद के कपड़े बिखरे पड़े थे, कहीं उसकी किताबें। ओहो! अचानक उसने अपने सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, देखो ना, जाने की खुशी में मुझे ये भी याद नहीं रहता कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। क्या करूँ, जाने कितनी ज़्यादा बेचैनी कि समय काटे नहीं कट रहा है।
दिल कर रहा है कि पंख लगाकर उड़ जाऊं, लेकिन क्या करूं, इसी समय ट्रेन की सीटें भी फुल होनी थी। कितनी मेहनत से एक टिकट कंफर्म हो पाई, और वह भी अनु की डिलीवरी के 2 दिन बाद की। वो तो वैसे ही मुंह फुलाकर बैठे, इतने दिनों से उससे मिली भी नहीं, और अब उसकी डिलीवरी के समय भी मैं वहाँ नहीं रहूँगी। कोई बात नहीं दीदी, कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन आप कम से कम वहाँ जा तो रही हैं। मुझे तो इसी बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं कितने महीनों से आपके घर जाने की बेचैनी आपकी आंखों में देख रही हूँ। तुमने सही कहा नेहा, मैं बेचैन तो बहुत हूँ, तुम्हें नहीं पता एक एक पल कैसे बिताया है मैंने। ये कहते हुए महिमा ने अपनी मेज की दराज में से वे सारे पत्र निकाले जो इन 1 साल के दरमियान उसके घर से आए थे। हर पत्र में बस उसके घर आने का ही जिक्र था, और हर पत्र में घर में आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर ढेरों बातें लिखी हुई थी। महिमा हर पत्र को देखती जा रही थी और उसे अपने दिल से लगाती जा रही थी। आखिर में आते आते आखिरी पत्र पर रुक गई, जिसमें अनु ने लिखा था, महिमा मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तू इतनी देर क्यों कर रही है आने में। बताओ, ये भी कोई बात है कि बच्चे के आने के बाद उसकी मौसी उसका मुंह देखे। अरे तुझे तो इस नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए पहले से ही यहाँ होना चाहिए था। तू देख लेना, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी, और जब तू आएगी तो मैं तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं। महिमा मुस्कुरा उठी, पागल कहीं की, इतनी नाराज़गी, लेकिन मुझे पता है तेरी नाराज़गी कैसे दूर करनी है। अभी दूर हूँ तब ऐसे लिख रही है ना, देखना मुझे देखते ही मेरे गले लिपट जाएगी, तब सब भूल जाएगी कि मुझसे नाराज़ भी होना था। महिमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके हॉस्टल का चौकीदार उसके दरवाजे के पास आकर बोला, दीदी टैक्सी आ गई है। उसकी आवाज़ से जैसे महिमा अपनी दुनिया में वापस आई और खड़े होते हुए बोली, टैक्सी आ गई, चलो चलो जल्दी करो, सारा सामान ले चलो। चौकीदार एक एक बैग उठाकर ले जाने लगा। महिमा खड़ी होकर सारा सामान जाते हुए देख रही थी। जब उसने सारा सामान डिग्गी में रख दिया तो एक बार महिमा ने गाड़ी के पास जाकर चेक किया, और हर सामान होने के बाद निश्चिंत होकर टैक्सी में बैठ गई। नेहा उसे बाहर तक विदा करने आई थी। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, जल्दी मिलते हैं। ठीक है दीदी, जल्दी आना, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। महिमा मुस्कुराती हुई बाय करते हुए आगे बढ़ गई। पूरे रास्ते वो अपने घर परिवार, नितिन, अनु और उस नए मेहमान की यादों में ही खोई रही। कब रात का सफ़र कट गया उसे याद भी नहीं रहा। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद महिमा सारा सामान प्लेटफॉर्म पर उतार कर खड़ी हो गई और विचार करने लगी, क्या करूं? पीसीओ से फ़ोन करके घर से किसी को बुला लूं, लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में एक खुराफात ने जन्म लिया, और उसने सोचा कि किसी के साथ जाने से सब लोग उतने सरप्राइज़ नहीं होंगे। मैं चुपके से जाकर सबको चौंका दूंगी। और ये सोचते हुए उसने खुद ही एक ऑटो लेकर उसमें बैठ गई। जैसे जैसे ऑटो घर की तरफ बढ़ रहा था, महिमा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। बार बार घर वालों का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था। वो मन ही मन सोच रही थी कि कितना अच्छा लगेगा, सब लोग उसे अचानक से आया देखकर कितना खुश हो जाएंगे। महिमा जैसे जैसे घर के नज़दीक पहुंच रही थी, उसके दिल में नितिन और उसके बच्चे के प्रति ना जाने कैसा खिंचाव महसूस हो रहा था। ओ माय गॉड! अचानक महिमा मन ही मन खुश होते हुए बोली, नितिन का बच्चा कैसा होगा? वो बिल्कुल नितिन जैसा ही होगा। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा उठी। कुछ मिनटों में उसका ऑटो उसके घर के पास आकर रुक गया। महिमा धीरे से दबे पांव ऑटो से उतरी, चुपचाप ऑटो वालों के पैसे दिए और धीरे धीरे दबे पांव चलती हुई अपने घर में प्रवेश किया। ये इत्तेफाक था कि घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। वो धीरे से दबे पांव अंदर आई। उसके घर के सभी लोग वहीं हॉल में बैठे हुए थे। महिमा ने सबको एक साथ बैठे हुए देखा तो उसे बहुत खुशी हुई कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं सबको एक साथ चौंका दूंगी। और ये सोचते हुए वो ज़ोर से चिल्लाई, सरप्राइज़! लेकिन अचानक उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सामने का दृश्य देखकर महिमा को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हॉल में अनु का मर्द शरीर रखा हुआ था और सब लोग उसके आसपास बैठकर रो रहे थे। अचानक महिमा की आवाज़ सुनकर सब लोगों ने पलटकर उसकी तरफ देखा। दरवाजे पर महिमा को देखकर घर की औरतें और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। महिमा, देखना बेटा, अनु को ना जाने क्या हो गया, वो अचानक ही हम लोगों को छोड़कर चली गई। महिमा भी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आसपास के लोगों ने उन्हें संभालते हुए ले जाकर अनु के मृत शरीर के निकट बैठाया। दरवाजे से हॉल तक का सफ़र महिमा ने कैसे तय किया, ये वही जानती थी। ऐसा लगता जैसे उसके कदम उठ ही नहीं रहे थे। महिमा अनु को देखे जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनु अब इस दुनिया में नहीं रही। महिमा को बार बार अनु की वो शिकायत याद आ रही थी, जब उसने पत्र में लिखा था कि वो उससे बात नहीं करेगी और उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। उस बात को याद कर महिमा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बार बार उसे झकझोरते हुए बोलने लगी, अनु उठना। नहीं अनु, तुम मुझसे ऐसे नाराज़ नहीं हो सकती। नहीं, तू ऐसे नाराज़ नहीं हो सकती अनु। मुझे पता ही नहीं था कि तू मेरे नहीं आने से इतनी नाराज़ होगी, कि इस दुनिया को ही छोड़कर चली जाएगी। उठ जा अनु।
देख अब तो मैं आ गई हूँ ना। तभी उसकी बुआ ज़ोर ज़ोर से विलाप करते हुए बोली, हे भगवान, मेरा नसीब इतना खोटा क्यों है। पहले पति का साथ छूट गया, इस बुढ़ापे का सहारा एक बिटिया थी, वो भी मुझे इस उम्र में ही छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊँगी, कैसे? और मेरा नाती वो कैसे जिएगा बिना माँ के? अरे उसे तो दुनिया में आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि तूने उसकी माँ को अपने पास बुला लिया। एक इतना छोटा सा बच्चा बिना माँ के कैसे जिएगा? उसकी क्या गलती थी? तूने उसे किस अपराध की सज़ा दी? हम सबको किस अपराध की सज़ा दी भगवान? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये न्याय नहीं किया भगवान, ये न्याय नहीं किया तुमने। बुआ के विलाप को सुनकर अचानक ही महिमा का ध्यान उनकी बातों पर गया और उनके मुंह से नाती शब्द सुनकर उसने पलटकर सामने की तरफ देखा। नितिन अपने 2 दिन के बच्चे को गोद में लिए बैठा हुआ था। उसकी आंखें पत्थर के समान कठोर हो गई थी। वो कभी अपने बच्चे को मुंह देखता तो कभी अपनी पत्नी अनु का। नितिन को पत्थर बना देखकर ऐसा लगा जैसे महिमा का दिल फट जाएगा। आज तक उसने नितिन को कभी ऐसे नहीं देखा था। अभी वो लोग रो ही रहे थे कि उनको रोना सुनकर मोहल्ले के और लोग आ गए। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनु अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये तो नियति का खेल था जो औरतों के साथ लगा ही रहता है। बच्चे को जन्म देना सच में एक माँ के लिए दूसरा जन्म होता है। आज भी कितनी औरतें इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती हैं। सब लोग शेखर बाबू को और महिमा के परिवार को घेर कर बैठे थे और उन्हें संतावना दे रहे थे। सबकी ज़ुबान पर बस उस नन्हे से बच्चे की ही बात थी कि अब इसका क्या होगा, वो कैसे रहेगा, कैसे पलेगा और कौन उसे पालेगा। कुछ देर बाद मोहल्ले के बुजुर्ग व्यक्तियों ने शेखर बाबू से अनी के शरीर को दाह संस्कार की बात शुरू कर दी। शेखर बाबू तो निढाल पड़े हुए थे। आज से 2 साल पहले वो जिस स्थिति में थे वही स्थिति आज उनके सामने फिर से आ गई थी। बस फ़र्क इतना था कि तब उनकी बहन का घर उजड़ा था और आज उनके दामाद का। कौन किसे सहारा देता, कौन किसे समझाता। घर की दशा ऐसी थी कि लोगों के आंसू ही नहीं सूख रहे थे। तभी नितिन के माता पिता भी आ गए। नितिन की माँ अपनी बहू का मुंह देखकर ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। यही स्थिति सभी के लिए असहनीय थी। कुछ देर तक शेखर बाबू के घर में रोना पीटना चलता रहा। जब रोते रोते सबकी आंखों के आंसू सूख गए तो फिर अनु के दाह संस्कार की बात उठी। शेखर बाबू ने उन्हीं लोगों से व्यवस्था करने के लिए कहा। मोहल्ले के लोगों ने ही अनु के अंतिम विदाई की सब तैयारी की। अनु के मर्द शरीर को जब नहलाकर उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया तो एक बार फिर से घर का माहौल गमगीन हो गया। महिमा, उसकी माँ और उसकी बुआ, तीनों लोग ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे थे। मोहल्ले की औरतें सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन ये स्थिति इतनी विकट थी कि कोई किसी के संभाले नहीं संभल रहा था। जब अनु का पूरा श्रृंगार हो गया तो नितिन को उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए बुलाया गया। उस समय पहली बार नितिन ज़ोर ज़ोर से रोया। कैसे तैसे सब ने उसे सहारा देते हुए ये आखिरी रस्म भी अदा कराई और फिर उसके बाद सब लोग अनु की अर्थी को कंधे पर रखकर ले जाने लगे कि तभी नितिन का बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शायद वो भी अपनी माँ की विदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके रोने से एक बार फिर से पूरे घर का माहौल गमगीन हो गया। अनु की माँ ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली, अरे अब क्या हो रहा है तुझे? दूध पिलाकर पालने वाली तो इस दुनिया से चली गई। हे भगवान, तूने इस बच्चे के साथ कितना अन्याय कर दिया। अब ये बच्चा कैसे पलेगा, किसके सहारे जिएगा? नितिन की माँ ने आगे बढ़कर उस बच्चे को गोद में लेकर चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा था। महिमा की माँ और बुआ भी उसे चुप कराने का सारा प्रयास करके हार गई थी, लेकिन किसी भी तरह से बच्चा चुप नहीं हो रहा था। नितिन ने एक बार विवशता भरी नज़रों से बच्चे की तरफ देखा। वो उस समय अनु की अर्थी को कंधे पर उठाया था और इस वजह से बच्चे को गोद में नहीं ले सकता था। अचानक ही महिमा आगे बढ़कर आई और अपनी माँ की गोद से नितिन के बच्चे को ले लिया। अब ये महिमा के प्यार का एहसास था। यह बच्चा महिमा में अपनी माँ की गोद समझ बैठा। वो महिमा की गोद में आते ही चुप हो गया। नितिन ने धन्यवाद भरी नज़रों से महिमा की तरफ देखा। एक आंसू उसकी आंखों से बह निकला, लेकिन बच्चे के महिमा की गोद में जाकर चुप हो जाने से महिमा की माँ और उसकी बुआ थोड़ा निश्चिंत हो गई। महिमा नितिन के बेटे को अपने सीने से लगाई बैठी रही जब तक कि घर की सभी लोग वापस नहीं आ गए। अनु का दाह संस्कार करने के बाद जब घर के सभी लोग लौटकर वापस आए तो एक बार फिर से घर का माहौल गमगीन हो गया। सब लोग एक दूसरे को सहारा भी दे रहे थे और ख़ुद को भी संभाल रहे थे। महिमा की आंखों में अनवरत आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन अपने दुख के साथ भी वह नितिन के बेटे की देखभाल में कोई कमी नहीं कर रही थी। स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी जैसे लगता कल की ही बात है। अनु नई नई दुल्हन बनकर नितिन की ज़िंदगी में आई थी। पूरा घर उसकी पायलों की छमछम से गूंजता रहता। सबके खाने पीने का ख्याल अनु की ही जिम्मेदारी थी। महिमा के हॉस्टल चले जाने से घर में थोड़ी सी उदासी आ गई थी, लेकिन जब एक नए मेहमान के आने की खबर का पता चला तो पूरे घर में जैसे लगा एक बार फिर से खुशियाँ छा गई।
लेकिन ये खुशियाँ इतने कम दिनों की होंगी किसी ने सोचा भी नहीं था। अनु के जाने से नितिन भी बहुत उदास हो गया था। अनु की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी की थी तो वो अपने नितिन के बेटे यानी अपने नाती की। बिन माँ के बच्चे को पालना तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन कब तक वो अपनी माँ के बिना रहेगा, ये उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात थी। नितिन अजीब सी दुविधा में था। पहले महिमा उसकी ज़िंदगी से चली गई, लेकिन उसने इसे अपनी नियति मान लिया और अनु को पूरे दिल से अपनाया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अनु भी उसे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी। कभी कभी उसे लगता कि ये सब उसके ही भाग्य का दोष है। शायद भगवान ने उसके हाथ में प्यार की रेखा ही नहीं बनाई थी, तभी तो उसका हर प्यार अधूरा रह जा रहा था। महिमा घर में सभी का ख्याल कर रही थी। कभी वो अपनी माँ को समझाती, कभी बुआ को और कभी नितिन को। उसका पूरा दिन नितिन के बेटे की देखभाल में ही बीत जाता था। ऐसा लगता जैसे महिमा ने अनु की जगह ले ली थी। घर की इस दुख की घड़ी में महिमा एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। वक्त चाहे जैसा हो किसी के लिए ठहरता नहीं, धीरे धीरे गुजर ही जाता है। शेखर बाबू के परिवार के दिन भी धीरे धीरे गुजर रहे थे। सबको चिंता थी तो बस नितिन के बेटे की। अभी तक तो महिमा थी इसलिए पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो दिन रात उसे अपने पास ही रखती थी। लेकिन धीरे धीरे महिमा के जाने का समय नज़दीक आ रहा था और सब इसी बात से परेशान थे कि महिमा के जाने के बाद उस बच्चे का ख्याल कौन करेगा। एक विचार ना जाने क्यों बार बार महिमा की बुआ के दिल में आ रहा था कि अगर महिमा हमेशा हमेशा के लिए इस बच्चे को संभाल ले, उसकी माँ बन जाए, तो उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा। लेकिन वो सोचती कि ये बात वे अपने भाई भाभी से कहें या ना कहें। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपने भाई से ये बात कह ही दी। पहले तो शेखर बाबू अपनी बहन का मुंह ही देखते रह गए और फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, तुम क्या कहती हो? उनकी पत्नी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे कहने ना कहने से क्या होता है अगर महिमा इस रिश्ते के लिए तैयार होगी। भाभी, अचानक ही अनु की माँ बोली, मैं जानती हूँ महिमा के लिए एक शादीशुदा लड़के से शादी करना मुश्किल है, लेकिन मैं तो बस अपने नाती के मुँह में ये बात कह रही हूँ, क्योंकि महिमा उसकी मौसी है, उसे अच्छे से संभाल सकती है। आज नहीं तो कल नितिन की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही होगी, और शादी के बाद कैसी लड़की आएगी कौन जानता है। पता नहीं मेरे नाती का क्या होगा, उसे कैसी माँ मिलेगी। अगर महिमा उसकी माँ बनेगी तो हम सब भी निश्चिंत रहेंगे। मैं जानता हूँ बहन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अब इस पर कोई भी फैसला महिमा ही ले सकती है। शेखर बाबू ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आज नियति ने फिर से उन्हें उस स्थिति में ला दिया था जहाँ वो 2 साल पहले थे, जब खुद वो महिमा के लिए नितिन से रिश्ता तय करना चाहते थे। पर अब स्थिति विपरीत थी, क्योंकि तब फैसला उनके हाथ में था और अब फैसला महिमा के हाथ में है। क्या महिमा नितिन से शादी करेगी? क्या वो एक ऐसे इंसान से विवाह करने के लिए तैयार होगी इसका पहले से एक बच्चा है? और यदि होगी भी तो क्यों? सबके दिल में यही विचार था और सब लोग यही सोच रहे थे कि महिमा से इस बारे में कैसे बात करें। काफ़ी सोचने के बाद शेखर बाबू ने अपनी बहन और अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, मैं इस बारे में खुद महिमा से बात करूंगा। उनकी बहन ने कहा, हाँ भैया, यही ठीक रहेगा, वो तुम्हारी बात ज़्यादा अच्छे से समझेगी। शेखर बाबू दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहते कि कब वह महिमा से इस बारे में बात करें। और फिर एक दिन अचानक उन्हें ऐसा मौका मिल गया जब महिमा बच्चे को सुलाने के बाद उसके कपड़े तय कर रही थी। शेखर बाबू धीरे से उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रही हो बेटा महिमा? महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं पापा जी, बस यही बच्चे के कपड़े तय लगा रही थी। शेखर बाबू उसके बगल में बैठते हुए बोले, बेटा बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, पर सोचता हूँ कैसे कहूँ। ऐसी कौन सी बात है पापा जी जो आप कहने पर संकोच कर रहे हैं? कहिए, क्या बात है? शेखर बाबू ने एक गहरी सांस ली और फिर बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा यही सोच रहा हूँ कि अभी तक तो तुम हो, इस बच्चे की देखभाल हो जा रही है, लेकिन कल को जब तुम चली जाओगी तो इसकी देखभाल कौन करेगा? क्यों, आप सभी तो यहाँ हैं ही इसकी देखभाल करने के लिए। महिमा मुस्कुराते हुए बोली, ये बात सच है बेटा, हम हैं तो सही, लेकिन हम इसकी वो कमी पूरी नहीं कर पाएंगे जो तुम कर सकती हो। बेटी, हम इसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन इसे एक माँ का प्यार कभी नहीं दे सकते। और तुम तो जानती हो कि बच्चे के लिए उसकी माँ का प्यार बहुत ज़रूरी होता है। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं, माँ के बिना एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल है। अपने माँ की प्यार से ही एक छोटा सा बच्चा विकसित होता है और अपने पैरों पर चलना सीखता है। हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस बच्चे के जीवन में माँ का प्यार अधूरा रह गया। इसके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी हो गई। हाँ मैं समझती हूँ पापा, ये कमी तो इसके जीवन में आ ही गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जैसी ईश्वर की मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तुमने सही कहा बेटा, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए शायद यह उसकी मर्ज़ी है कि इस बच्चे के जीवन में अधूरेपन को तुम पूरा करो। वो कमी तो बस तुम ही पूरी कर सकती हो बेटी। क्या तुम इसकी माँ बनोगी?
क्या तुम नितिन से शादी करोगी? तभी अचानक से गाड़ी के हॉर्न की तेज़ आवाज़ आई और महिमा चौंक गई। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। वो अपनी पुरानी यादों से वापस आई। उसने अपने आप को अपने घर में पाया। कुछ पल तक तो वो अपने आप को संभालती रही। ओह मैं भी ना जाने कितनी देर से यादों का पिटारा खोले बैठी हूँ। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली। अचानक उसकी नज़र दीवार घड़ी की तरफ गई और उसने मन ही मन सोचा, अरे 5 बज गए, नितिन अभी तक नहीं आया। अभी महिमा अपनी यादों में खोई ही थी कि तभी ज़ोर से फिर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आने लगी। महिमा मन ही मन बोली, ये मोहल्ले वाले भी ना इतनी ज़ोर से गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, अगर बच्चा उठ गया तो। अचानक महिमा को ध्यान आया कि ये तो नितिन की गाड़ी की आवाज़ है। ऐसा ध्यान आते ही वो दौड़कर बालकनी में चली गई। कार में बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुखने लग गई। अच्छा बहाना है, लेट हो जाओ तो शहर के ट्रैफिक का बहाना कर दो। महिमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी इसी शहर में रह रही हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कब कहाँ कितनी ट्रैफिक रहती है। अरे छोड़ो ना, हम भी किन बातों में उलझ गए। ये कहते हुए नितिन उसके पीछे पीछे कमरे में चलाया। अरे हमारा बेटा कहाँ है? अचानक ही नितिन ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। वो सो रहा है, आज सुबह से ही ना जाने क्यों बहुत परेशान कर रहा था। अभी 1 घंटे पहले ही सोया है। सो रहा है? नितिन खुश होते हुए बोला। इसका मतलब मुझे आज़ादी है खुलकर अपनी पत्नी को गले लगाने की। महिमा ने उसके लिए पानी का गिलास भरकर आगे किया। उसने गिलास को मेज पर रख दिया और उसने महिमा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, अरे आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज? इसका मतलब मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? महिमा ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं पहले भी लगती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। क्या बात है, ये किसका असर है, मौसम का या मेरे प्यार का? महिमा ने उसे धक्का देते हुए कहा, हटो जाओ, मजाक ना करो। इतनी सुंदर पत्नी पाकर खुद का भाग्य मानो। मेरे जैसे सुंदर लड़की पूरे इलाहाबाद में ढूंढने से नहीं मिलेगी, और तुम्हारे जैसी नाटी और मोटी भी। नितिन ने मजाक करते हुए कहा, नाटी और मोटी? क्या कहा तुमने? मैं नाटी और मोटी हूँ? ठीक है फिर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। आना मेरे पास अपने नोट्स लेने, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे अब मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है कि तुम मुझे नोट्स नहीं देने की धमकी दे रही हो? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी बचपन से ही तुमने मुझे नोट्स नहीं देने की धमकी देकर बहुत डरा कर रखा था। लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पढ़ाई पढ़ाई अभी पूरी कहाँ हुई है, अभी तो पूरी पढ़ाई बाकी है। महिमा ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो ज़िंदगी की पढ़ाई बाकी है। मेरे बिना तुम ये ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय कर सकोगे? नितिन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तो फिर से गलत पंगा ले लिया। पता है कि हर बार तुमसे हार जाता हूँ, फिर भी तुमसे उलझने चला आता हूँ। सच कहा महिमा तुमने। तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी के एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। महिमा ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और बोली, बस आ गया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, इसीलिए कहती हूँ मुझसे पंगा ना लिया करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मुझसे उलझने की आदत है। नितिन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में ले लिया और प्यार से उसको गले लगाते हुए बोला, महिमा ये सच है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैं तुम्हारे जाने की कल्पना मात्र से डर जाता हूँ। पहले भी एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें खोकर नहीं जी सकता। अचानक नितिन ने कुछ याद करते हुए कहा, अच्छा महिमा, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम उसका जवाब दोगी? ऐसा क्या पूछना है जिसके लिए मेरी इजाज़त मांग रहे हो? एक बात जो मेरे दिल में कई बार आई है, लेकिन मैं हर बार उसे अपने दिल में ही दबा लेता हूँ। पूछो क्या पूछना है। एक बात बताओ, तुम तो मेरी ज़िंदगी से चली गई थी मुझे छोड़कर, फिर तुमने दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला क्यों किया? नितिन के ऐसा कहने पर महिमा ने उसकी तरफ देखा और वो देखती ही चली गई। कुछ पुरानी यादें फिर से उसके दिमाग में दस्तक देने लगी। वो फिर से 1 साल पहले के अपने उसी सवाल पर आकर रुक गई, जो उसके पिता ने उससे पूछा था, बेटा क्या तुम नितिन से शादी करोगी? बोलो बेटा, क्या हुआ, तुम नितिन से शादी करोगी? महिमा ने अपने पिता के ऐसा कहने पर उनकी तरफ चौंक कर देखा। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके पिता उससे कुछ ऐसी बात कहने के लिए आए हैं। वो आश्चर्य से उन्हें देखती ही रह गई। महिमा को खामोश देखकर शेखर बाबू चुप हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या कहें, क्योंकि आगे कुछ भी कहना उनके बस के बाहर था। उन दोनों बाप बेटी के बीच में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने महिमा की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मैं अपनी इच्छाएं तुम्हारे ऊपर थोप नहीं रहा, बस एक बात मन में आई थी तो तुम्हारे आगे कह दी। तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तुम जो भी फैसला करोगी वही होगा। तुम जो भी निर्णय लेना अपने दिल से दिमाग से लेना। तुम्हारा निर्णय हम सभी को स्वीकार्य होगा। महिमा कुछ सोचते हुए बोली, पापा मुझे सोचने के लिए समय दीजिए। ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती। हाँ ठीक है बेटा, तुम आराम से सोच लो, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये कहते हुए वो खड़े हो गए और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे एक बार देखा और फिर बाहर चले गए। महिमा अजीब सी स्थिति में आ गई थी। उसे समझ नहीं आया
कि उसके पिता उसे क्या कहकर चले गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके मन में अजीब कश्मकश चलने लगी। वो अपने पिता के सवालों का क्या जवाब दे। वो कुछ देर तक सोचती ही रही। काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि नहीं, मैं ये विवाह हरगिज़ नहीं करूंगी। पहले तो मैं नितिन से प्यार करती थी, तो मेरी शादी नहीं हुई। पहले तो कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिल में क्या है। किसी को समझ में नहीं आया कि मेरा और नितिन का रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। किसी ने भी हम दोनों के दिल को समझने की कोशिश नहीं की। और अब जब बच्चे की जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो नितिन से मेरा विवाह किया जा रहा है। नहीं, मैं अब ये विवाह किसी भी कीमत पर नहीं करूँगी। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। और ऐसा सोचते हुए वो आकर आराम कुर्सी पर बैठ गई। हाँ हाँ, मैं चली जाऊँगी। ये विवाह करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपनी इच्छाओं का गला बार बार क्यों घोंटूँ। पहली बार भी मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर विवाह नहीं किया, और अब फिर मैं अपनी इच्छाओं का गला क्यों घोंटूँ। अपने जीवन को रोककर विवाह के बंधन में बंध जाऊं? नहीं, इस बार नहीं। बिल्कुल। बार बार एक स्त्री ही क्यों झुकती है? क्यों एक स्त्री की इच्छाओं का कोई अनुमान नहीं लगाया जाता? क्यों वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? क्या सारी मजबूरियां और सारे रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी एक स्त्री की ही है? क्या एक स्त्री की अपना खुद का कोई जीवन नहीं होता? क्यों उसे बार बार दायित्व के बोझ से बांध दिया जाता है? क्यों उसे एहसास दिलाया जाता है कि तुम धरती के समान सबका पोषण करो? महिमा अपने ही सवालों में उलझती जा रही थी। ऐसे सवाल जो आज उसके सामने खड़े होकर उसे बार बार सवाल कर रहे थे। वो कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अपने मन में चल रही उथल पुथल को रोकने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए खड़ी हुई और अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। हाँ, यही सही है। मेरा यहाँ से चले जाना ही सही होगा। मैं किसी के दर्द की मलहम नहीं बन सकती। मेरा भी अपना एक वजूद है, मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं कल ही चली जाऊँगी। और ऐसा सोचते हुए वो बार बार अलमारी में से अपने कपड़े लाकर अपने बैग में रखने लगी। हर सामान रखने के बाद उसने बैग बंद करके उसे नीचे रख दिया और एक बार पूरे कमरे का निरीक्षण किया कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। अचानक उसकी नज़र उसके बेड पर रखी हुई उसकी डायरी पर चली गई। महिमा ने झट से वो डायरी उठा ली और उसे देखने लगी। ये डायरी ही उसके सुख दुख का साथी थी, उसके जीने का सहारा थी। जब भी खुश होती तो इस डायरी में लिख देती, और जब भी दुखी होती तो इस डायरी में लिखकर अपने दुखों को भूल जाती। डायरी के पलटते हुए पन्ने के साथ साथ उसकी अतीत की यादें भी ताज़ा होती जा रही थी। डायरी का हर एक पन्ना नितिन से जुड़ा हुआ था। जब से वो नितिन से मिली थी तब से लेकर के और अब तक, जब तक वो नितिन से दूर रही, इस डायरी में उसके अतीत की वो सारी बातें थी जो वो कभी नितिन से कहना चाहती थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो नितिन से कितना प्यार करती है। वो नितिन को दिखाना चाहती थी कि उसे लेकर उसने कितने सपने संजोए हुए हैं। वो अब सपने जो वक्त ने उसके हाथों से छीन लिए थे, जिसे कहने का और पूरा करने का उसे कभी वक्त ही नहीं मिला। वो कभी उससे दूर जाकर भी दूर नहीं जा पाई थी। उसका घर से दूर चले जाना भी एक छलावा था जो उसने अपने साथ किया था। वो नितिन को कभी भूल ही नहीं पाई, कभी नहीं। तब भी जब नितिन ने अनु से विवाह किया, तब भी जब नितिन उसकी ज़िंदगी से निकलकर अनु के साथ अपनी दुनिया में व्यस्त हो चुका था। नितिन को भुलाने के लिए वही उससे दूर गई थी, लेकिन दूर जाकर भी वो नितिन को कभी भूल नहीं पाई। फिर क्यों क्यों उसने इस डायरी को अभी तक अपने पास रखा हुआ है? जब नितिन उसकी ज़िंदगी से जा चुका था तो अभी तक वो उसकी यादों को अपने पास क्यों रखे हुए? आखिर क्यों? महिमा अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने लगी और अचानक ही उसने उस डायरी उठाकर अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखें नम हो गई। तो क्या मैं आज भी नितिन से प्यार करती हूँ? क्या आज भी नितिन ही मेरे दिल में है? क्या वास्तव में मैं नितिन को छोड़कर कभी गई ही नहीं? तो क्या मैं नितिन को छोड़ पाऊंगी? क्या मैं नितिन को कभी भूल पाई? उसने अपने आप से सवाल किया। नहीं, मैं आज तक नितिन को नहीं भूल पाई। आज भी मेरे दिल में नितिन के लिए प्यार है। फिर मैं उसे छोड़कर क्यों गई? क्यों नहीं मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं नितिन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ? और अब मैं उसे क्यों छोड़कर जा रही हूँ केवल अपनी ज़िद में? उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महिमा, महिमा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? अचानक ही नितिन की आवाज़ से महिमा अपने अतीत में वापस आई। उसने अपनी पलकें उठाकर नितिन की तरफ देखा। अरे क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं, महिमा मुस्कुराते हुए बोली और उसकी बाहों के घेरे से आज़ाद होकर जाने लगी। अचानक ही नितिन ने पीछे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। महिमा, किन बातों का नितिन? महिमा ने आश्चर्य से पूछा। वही कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, जबकि तुम्हारे सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तुम अपनी एक अलग दुनिया बसा चुकी थी, मेरी ज़िंदगी से दूर जा चुकी थी। फिर तुम वापस मेरी ज़िंदगी में क्यों आई? तुम किसी और से भी शादी कर सकती थी, फिर तुमने मुझे ही क्यों स्वीकार किया? महिमा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली,
हाँ, ये सही है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा चुकी थी, मैं आज़ाद थी। मैं किसी से भी विवाह कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई नितिन। लेकिन क्यों? क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी नितिन। ये अलग बात है कि मैंने कभी भी अपने प्यार का इज़हार नहीं किया। नहीं महिमा, तुम मुझे प्यार नहीं करती थी। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरी ज़िंदगी से क्यों गई थी? नहीं गई थी नितिन, कभी नहीं गई थी। मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी। जब अनु से तुम्हारे विवाह की बात हुई, मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी। जब मैंने खुद तुम्हें अनु से विवाह करने के लिए राज़ी किया था, मैं तब भी तुमसे प्यार करती थी। जब मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी नितिन, वास्तव में मैं तुम्हें कभी भूली ही नहीं। मैं तुमसे नहीं, अपने आप से भाग रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि मैं तुम्हें भुला देना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं भूल पाई नितिन। लेकिन मैं नहीं भूल पाई। मैं जब भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, और तुम्हारे प्यार की खातिर ही मैंने तुमसे शादी करना स्वीकार किया। नितिन ने उसे मुस्कुराते हुए गले लगा लिया और बोला, शुक्रिया महिमा, मेरी ज़िंदगी में वापस आने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए, मेरे दिल को संभालने के लिए, मेरे सपनों को सजाने के लिए और मेरी ज़िंदगी के नोट्स बनाने के लिए। तुमने सही कहा, ये ज़िंदगी में अकेले नहीं बिता पाऊँगा। तुम्हारे बिना मेरा हर दिन अधूरा है। तुम्हारे आने से ही मेरी ज़िंदगी पूर्ण होती है। तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी इस सुनहरी शाम की तरह सजीव और सुंदर हो गई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी को इस शाम की तरह खूबसूरत बनाने के लिए। तुम्हें शादी की सालगिरह मुबारक हो महिमा, महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें भी शादी की सालगिरह मुबारक हो नितिन, और आगे बढ़कर उसे फिर से गले लगा लिया। धीरे धीरे सूरज डूबता जा रहा था और पूरे आकाश पर सिंदूरी लालिमा फैल गई थी, और उसके प्रकाश में महिमा और नितिन का प्यार भी सिंदूरी लालिमा की तरह चमक रहा था। प्यार की ये अनोखी कहानी नितिन और महिमा के प्यार के साथ शुरू हुई और नितिन और महिमा के प्यार पर ही आकर ख़त्म होती है। ये सच है कि जोड़ियाँ तो ऊपर वाला ही बनाता है, हम तो उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं। हम सब की डोर उसके हाथ में ही है। वो हमें कैसे नचाता है ये वही जानता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं ऐसी ही किसी और कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।